जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड जो बातें थी, जो आज हमारी वीडियो पब्लिश हुई थी, वो हमने कवर की थी। और कौन शपथ दिलाता है, कैसे दिलाता है और किस चीज़ के लिए वो शपथ लेते हैं, मतलब किस चीज़ की शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या वर्ड बोलते हैं, वो हमने अपनी वीडियो में कवर किया था। और रियली भी आज ही शपथ ली है जो न्यू राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने राष्ट्रपति लिया शपथ ली है आज मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास। और शपथ उन्हें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन्ना, उन्हें शपथ दिलाई है। तो आज हम उनके पद की जो रिक्तता है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता किस प्रकार से हो सकती है, कितने प्रकार से होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन पर भी देखेंगे यदि टाइम मिला तो। बाकी देखो, राष्ट्रपति के पद की जो रिक्तता है वो मोस्टली 5 प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त किया जा सकता है। एक तो जब राष्ट्रपति का कार्यकाल संपूर्ण हो जाएगा, वो अपना आप ही उसका पद खाली हो जाएगा, खाली। और दूसरा, कार्यकाल 5 वर्षीय कार्यकाल कंप्लीट होने पर, एक है फिर आपका त्याग पत्र देने पर, और एक है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, और एक है आपका यदि निर्वाचन अवैध घोषित हो तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अच्छा, जो ये एक पहला पॉइंट है जो मैंने नहीं लिखा, आपको ओरल बताया है कि जब 5 वर्षीय कार्यकाल राष्ट्रपति जी का कंप्लीट हो जाता है उस टाइम जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। तो वहां एक प्रकार से आप देख भी सकते हो कि हमारे इंडिया में एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिया जाता है। जैसे आज 25 जुलाई है, तो आज नए राष्ट्रपति को शपथ दिला दी, और पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल आज संपूर्ण हुआ था। तो इसलिए इसको एक प्रकार से आप मान भी सकते हो कि रिक्त नहीं होता है। अच्छा, मेन पॉइंट तो ये है कि जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब भी उसका पद रिक्त हो जाता है अचानक से, मृत्यु होने पर। और ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है ये वाले हैं। अच्छा, इनमें अब एक देखो, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद त्याग पत्र के द्वारा किस प्रकार खाली होता है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि से, मतलब अपने कार्यकाल से पहले भी क्या त्याग पत्र दे सकता है। और एक बात का ध्यान रखना है, यहां मैं लिख भी देता हूं इसको नोट लगा के, और आपको इस बात पर पूरा फोकस करना है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति। और थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लिया करो, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है वो मैंने कल बताया था, सीजेआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में क्या वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है कोई। तो ये 2 पॉइंट है ना, आप थोड़ा सा ध्यान से याद रखें। मेरे ध्यान ऐसे लिखा दिया मैंने। तो जो त्याग पत्र है, राष्ट्रपति अपने पदावधि से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक पॉइंट है महाभियोग की प्रक्रिया। इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कहां से इसको किस प्रकार लिया गया है, उसको बहुत अच्छे समझेंगे। एक ये है कि यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसे अवैध घोषित कर दिया जाए तो भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उसका पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात का आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया अभी पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल संपूर्ण हो गया और अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं कराया गया, कोई परिस्थिति ऐसी रही कि चुनाव नहीं करा पाए, तब क्या होगा, तब जो पिछला राष्ट्रपति है यानी प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति है, उसी राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। बना रह सकता है और बना रहता है, डिफरेंस होता है दोस्तों इन चीजों में। ये डिफरेंस आपको समझना है, बस मेरी क्लास की इंपोर्टेंस यही है, बना रह सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है जो ध्यान रखने की है। अब हमारे इंडिया में क्या है कि जो एक राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये नहीं, लिमिट नहीं है कि 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 10 बार बनेगा। राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बस एज लिमिट है।
अच्छा, जबकि अमेरिका में क्या सिस्टम है? अमेरिका में एक राष्ट्रपति केवल यानी एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बनेगा अमेरिका में। और अपने इंडिया में मतलब कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखने का था। अच्छा, अब जो ये क्या नाम आपका, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है किस चीज के लिए, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। त्याग पत्र वाला मैंने बता दिया था कि त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, तब भी उसका पद खाली हो जाता है। और अब हम प्रक्रिया जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना, ये अभी आगे चल के जैसे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अब महाभियोग को, तब आपके समझ आ जाएगी कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार है। तब तक आप इसे याद रखो कि वन लाइनर में कहीं एग्जाम में आ जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, निम्न में से किस प्रकार की है, अर्ध न्यायिक है, न्यायिक है, कैसी है। तो वहां आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, अब महाभियोग है क्या और कब महाभियोग लगाया जाता है? हालांकि अपने इंडिया में अभी तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, शायद महाभियोग आया तो था लेकिन मतलब वो पारित नहीं हुआ था, तो इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अभी तक इंडिया में किसी राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया गया है, ये बात ध्यान रखना एक तो। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है उस टाइम उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो मतलब ये एक वाक्य कहा हमने अभी यूज किया कि संविधान का उल्लंघन, भाई हमने क्या कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया कब चलाई जाती है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा। संविधान का उल्लंघन, ठीक है। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तब उसे उसके पद, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी और उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट, अब ये जो संविधान का जो उल्लंघन है इस सेंटेंस को यानी इस पद को उसमें परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इस पद को परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा, तो इसमें अगला पॉइंट क्या है? अब देखो, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जाती है। एक पॉइंट तो ये लिख लेंगे। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक है। अब एक बात ध्यान करो, जैसे इसमें मैं कुछ पॉइंट आपको मौखिक बताऊं और मौखिक पॉइंटों में वो तो आराम से समझा रहा हूं, ज्यादा फास्टली वीडियो नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करो। लिखा हुआ आपको ये कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी बुक नोट्स में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आप समझने का प्रयास करो। मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, जैसे इन्होंने बताया कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। चलो ठीक है, मान गए। जैसे मान लिया लोकसभा है और लोकसभा में राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि राष्ट्रपति साहब ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो आरोप लग गया। अब जब आरोप लगेगा तो इसको सबसे पहले तो आरोप लगाने के लिए उस जो सदन के सदस्य हैं वो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है ना। आरोप जिस सदन में लगता है, आरोप, ठीक है, आरोप जो भी मतलब जहां लिखा वो पत्र है, जो विधेयक है जिस पे आरोप लगा है, इनमें ना सदन के जो 1/4 सदस्य, 1/4 जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हो, तब जाकर कार्रवाई स्टार्ट होगी।
ठीक है। जैसे राज्यसभा में लगा तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस आरोप पत्र पर हो, तब जाके आरोप स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे ही आरोप लगा दिया, आरोप लगाने के बाद ये आरोप लगा के अध्यक्ष के पास भेज दिया गया। अब अध्यक्ष 14 दिन पहले उसको सूचित कर देगा राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति साहब ऐसे से बात है, आपके प्रति ये आरोप आया है और महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है आपके लिए। तो 14 दिन पहले उसे सूचित कर दिया जाएगा राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा और 14 दिन के बाद फिर ये महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और महाभियोग की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी, जैसे ही लोकसभा में स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट होने के बाद अब उस विधेयक पर 2/3 सदस्य, ठीक है, ये आरोप है। और यहां अब जब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई तो वहां 2/3 सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा, यानी इसी को विशेष बहुमत बोलते हैं, विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है जी। जो ये पॉइंट है, ये 2/3 जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के हस्ताक्षर होने को ही विशेष बहुमत बोला जाता है। यानी ये जो विधेयक है, जिस सदन में ये पेश किया जाएगा, उस सदन में विशेष बहुमत से पारित हो, और विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ये अगले सदन में जाएगा, और अगले सदन में जाके इसकी क्या होगी, जांच होगी, और जांच होने के बाद फिर उस सदन से ये क्या होगा, विशेष बहुमत से पारित होगा। समझ रहे हो ना ये प्रक्रिया। सबसे पहले क्या हुआ, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, आराम से देखो। सबसे पहले जो लेटर होगा, मतलब जो आरोप लगेगा, आरोप पत्र पर 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, उस सदन के, उसी सदन के, ठीक है ना, उसी सदन के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के 1/4 जो सदस्य हैं उसके हस्ताक्षर हो। उसके बाद फिर ये अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी को सूचित करेंगे, और जैसे ही अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी को सूचित करेंगे, तब जाके अध्यक्ष महोदय सूचित कर देंगे 14 दिन पहले। फिर 14 दिन के बाद प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे प्रक्रिया स्टार्ट होगी और जिस भी सदन में प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, सीधी सी बात है, जहां आरोप लगा है वहीं प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अच्छा, जिस भी सदन में प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उस सदन में वो विधेयक विशेष बहुमत से पारित हो, और जैसे ही वो विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, फिर वो अगले सदन में जाएगा, और जब वो अगले सदन में पहुंचेगा तो उस अगले सदन में भी वो विशेष बहुमत से पारित हो। और जैसे ही वो अगले सदन में, देखिए यहां से अगले सदन में गया, और जैसे ही वह अगले सदन, यानी यदि यहां लोकसभा है तो ये राज्यसभा पहुंचेगा, और राज्य जैसे अगले सदन में वो पारित हो जाएगा, जैसे ही अगले सदन में वह विशेष बहुमत, मैंने लिख दिया है कि 2/3 जो सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, ये विशेष बहुमत है, ठीक है, से पारित होगा, ठीक है। और जैसे यहां ये पारित हो जाएगा, वैसे ही राष्ट्रपति को उसी तिथि से अपना त्याग पत्र, मतलब उसका जो पद है खाली मान लिया जाएगा, ठीक है ना। उसी तिथि से राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक। ये महाभियोग की प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया को, जो ये दोनों पॉइंट है ना, ये प्रक्रिया ही एक प्रकार से अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब इसमें मैं 2 पॉइंट और आपको बताऊं, वो जो अर्धन्यायिक होने का थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। होता तो ये भी अर्धन्यायिक प्रकार की प्रक्रिया ही है। देखो, अब हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सदस्य भाग नहीं लेते। जैसे महाभियोग की प्रक्रिया ना, अब यहां लिखेंगे हम कि इसके महाभियोग की प्रक्रिया में कौन सदस्य भाग नहीं लेते। देखो, इन दोनों पॉइंट को मैं बताऊं आपको, बहुत आसान है, आप इन्हें ज्यादा हार्ड मान लो बुकिस्ट के तरीके से, और मैं बहुत इजी तरीके से आपके दिमाग में पुट कर दूं। मैंने आपको बताया था, जिस दिन की राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जब चुना जाता है, उस मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल नहीं होते। जो सदस्य उसमें शामिल नहीं होते थे, मैंने बताया था कि जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वे सदस्य उसमें शामिल नहीं होते ना। अच्छा, अब जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, और जिन सदस्यों ने चुनाव में भाग नहीं लिया था, वे सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। वे नामांकित सदस्य
लिखो, पहला पॉइंट में लिख देता हूं, वे नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया, वे इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हुआ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैंने बताया था, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य विधानसभाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उन राज्य विधानसभाओं के वे सदस्य जिन्होंने भाग नहीं लिया था और केंद्र शासित प्रदेशों के वे सदस्य, यानी जिन सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले लिया, वे इसके महाभियोग की प्रक्रिया में क्या भाग नहीं लेते। ये बात ध्यान करना है। राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों के वे नामांकित सदस्य जिन्होंने, यानी निर्वाचित सदस्य, सॉरी नामांकित नहीं, निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया, वे इसके महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और जिन्होंने भाग ले लिया वे भाग नहीं लेंगे। दो बात ध्यान कर लेना दोस्तों। मैंने शब्दों को एक्सप्लेन किया है। आप जिस टाइम मेरी क्लास करो उस टाइम आप अपने पास में जो बुक है वो भी ओपन करके बैठ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा नोट्स नहीं लिख सकता, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आप लिखी हुई चीजें कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने शब्दों को एक्सप्लेन किया है, बस शब्दों को समझो। इस प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है इजी वे में। ठीक है, तो आप ये लिखा हुआ तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इजी तरीके से। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा महाभियोग की प्रक्रिया। अब आ गया एक ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि यदि निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाएगा, उसे देखते हैं। अच्छा, तो जैसे ये निर्वाचन उसका क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, तो अवैध घोषित होने पर भी रिक्त पद खाली हो जाएगा, और मृत्यु होने पर भी उसका पद खाली हो जाएगा। अब एक बात ध्यान करो कि जैसे पद खाली हो गया किसी राष्ट्रपति का, तो भाई उसे भरेंगे कैसे। तो एक तो पॉइंट ध्यान रखना है आपको, स्टार लगा के मैं लिख देता हूं कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति, आप सुन लो बस इसे, मैं लिखना मुझे ज्यादा मतलब टाइम लग रहा है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली हुआ हो, उसकी मर्जी से कैसे भी किसी भी प्रकार से, जो ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है इनसे किसी भी प्रकार से यदि उसका पद खाली हुआ हो, ठीक है, तो वहां क्या होगा, 6 माह के अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना, 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, और पद पर क्या होगा, फिर उस पद को फुलफिल कर लिया जाएगा। अच्छा, अब ये 6 महीने जो हैं, इन 6 महीने में राष्ट्रपति कौन बनेगा। भाई राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, चलो जी मान लिया हमने राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उस पे मतलब कौन उस पे तब तक रहेगा, राष्ट्रपति की कुर्सी खाली तो रहेगी नहीं, तो इसमें क्या होगा, उपराष्ट्रपति, पहली प्रायोरिटी उपराष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा मान लिया किसी कारणवश उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति कौन बनेगा, कार्यवाहक, जो सीजेआई है, सीजेआई, ये राष्ट्र कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। यदि ये भी पद नहीं है, ये भी पद खाली है, ठीक है, तब जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति उसके जो राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां
जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वे सारी की सारी शक्तियां इनमें निहित होगी, क्योंकि ये राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति। मान लीजिए जब इनके नाम के सामने राष्ट्रपति हो जाएंगे ये, तो भाई उनकी उस पूरे उस राष्ट्रपति शब्द की जितनी भी शक्तियां हैं वे सब इनमें निहित हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, कार्यवाहक राष्ट्रपति में उस टाइम की सारी शक्तियां होंगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब राष्ट्रपति के जो भी भत्ते हैं, उपलब्धियां हैं, उसके विशेषाधिकार, सैलरी, सब इन्हें, ये भले उपराष्ट्रपति था लेकिन उस टाइम के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति जब ये बन गया उस टाइम से सब कुछ राष्ट्रपति वाला मिलेगा। सैलरी, भत्ते, उपलब्धियां से सुविधाएं, ये सब चीजें राष्ट्रपति वाली मिलेंगी इनमें से जो भी राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान रखना, एक की पॉइंट लगा के लिख लेना, ठीक है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे नोट में करके इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते ना, उस पॉइंट को ध्यान रखो। यदि राष्ट्रपति का पद बीमारी के कारण खाली हुआ है, सपोज करो कोई राष्ट्रपति ज्यादा बीमार हो गया और बीमार होने के कारण उसका पद खाली हो गया, या राष्ट्रपति अनुपस्थित है यानी इंडिया से बाहर है, कहीं टूर पे गया हुआ है, या कोई विदेश में किसी दौरे के लिए गया है, कोई सम्मेलन में गए हुए राष्ट्रपति साहब हैं और उस टाइम में उसका पद खाली है, तब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल और केवल उनके आने तक ही रहते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। और जैसे ही वो आ जाते हैं फिर वो अपने पद पे चले जाते हैं, राष्ट्रपति साहब अपना पद धारण कर लेंगे। ठीक है। ये मेजर सी 5-7 बातें ध्यान रखने की थी दोस्तों। और ये बात दोबारा मैं एक बार और रिपीट करूं कि राष्ट्रपति, जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा वो राष्ट्रपति के समस्त उपलब्धियां, भत्ते सब उसी के राष्ट्रपति वाले उसको मिलेंगे। ठीक है ना। ये बात आगे कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, कई प्रकार की शक्तियां, उन सब शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों आप देखिए, जो नोट्स हैं भाई, इंपोर्टेंट जो फैक्ट है, मैं सारे नोट्स कभी नहीं डालता हूँ, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है मुझे लगता है कि ये पेपर में आ सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड कोई इशू है, राष्ट्रपति जैसे हम टॉपिक चला रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट होगा, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां से उस ग्रुप में ज्यादा बकवास नहीं चलती, उसमें केवल और केवल इंपोर्टेंट जो कंटेंट है, ज्यादा नहीं कि पूरी किताब शेयर कर दी, उसमें जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वही शेयर किया जाता है। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं होगा उसमें। तो यदि आपको लगता है कि आप तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप कंटेंट प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कंटेंट बहुत कम होगा, ये बात ध्यान कर लेना। और जितना कम है क्वेश्चन वहां से आने की ज्यादा उम्मीद होगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक नया पॉइंट है, एक और बात है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। और मेरा फाइनल उद्देश्य यही है कि जो बच्चा महंगी फीस देके सरवाइव नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पा रहा है, फीस देने का उसका ढंग नहीं है, तो इसलिए उनके वहां तक ये वीडियो चली जाए। हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाए यूट्यूब पर ही। ठीक है। इसके लिए आप हमें साथ देंगे, आपका सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट किस प्रकार का है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, बस। ओके, थैंक यू दोस्तों।